आइए अब हम रुक करते हैं ट्रेड्स के एक लीडिंग प्लेयर M1 एक्सचेंज के सीईओ संदीप महेंद्रू का। संदीप जी, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। संदीप जी, बजट में ट्रेड्स को लेकर जो घोषणा की गई है, क्या इससे ट्रेड्स पर एक्शन बढ़ने वाला है? इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या अगले चरण पर जाने वाली है? इस पर ही जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट में ट्रेड्स की अनाउंसमेंट्स करी हैं, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ट्रेड्स का जो एडवांटेज है वो और ज़्यादा एसएमई एंटरप्राइजेज उठा पाएंगी। तो इस अनाउंसमेंट्स में उन्होंने दो मेन चीज़ों पे फोकस किया है। एक है कि ट्रेड्स पे कैसे फाइनेंसिंग की लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। दैट मीन्स कि और बैंकिंग फंड्स या और किसी तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड्स पे बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच एमएसएमईज तक पहुंच सके। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी है कि ट्रेड्स की यूसेज एसएमई के अंदर और ज़्यादा स्प्रेड हो जाए। संदीप जी, आंकड़ों के माध्यम से आप बताएं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पिछले साल और इस साल कैसी हलचल रही है और नेक्स्ट ईयर क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो लास्ट ईयर मार्च 25 में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस समय ट्रेड्स ने टोटल 2 लाख करोड़ की डिसबर्समेंट करी थी एसएमईज को उनके इनवॉइसेस डिस्काउंटिंग के लिए। अब इस साल जो 25-26 अब और एक महीने में मार्च 26 में साल खत्म हो जाएगा, टोटल 3.5 लाख करोड़ की एसएमईज के लिए डिसबर्समेंट हुई है। और अगले साल जो 26-27 फाइनेंशियल ईयर है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही नंबर 5 से 6 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हो रहा होगा ट्रेड्स के थ्रू। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए आप सीजीटी एमएसई के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म को कैसे रीड करते हैं? तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, ये लिक्विडिटी चाहिए ताकि एमएसएमईज के इनवॉइसेस की डिस्काउंटिंग हो सके, उनको पेमेंट टाइम पे मिल सके। वो जो कैश फ्लो है, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि आप सीजीएमएसटीई स्कीम और सिक्योरिटाइजेशन हो जाए रिसीवेबल्स की, ये 2 स्टेप्स से बहुत लिक्विडिटी ट्रेड्स पे बढ़ जाएगी। बैंक्स जो आज अपनी कैपिटल यूज करके इनवॉइसेस को डिस्काउंट करते हैं, वो कैपिटल से वो ज्यादा डिस्काउंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि जो सीजीएमएसटीई स्कीम आ रही है, उस स्कीम के अंदर रिस्क वेटेज ऑफ ट्रेड्स बैंक्स की बैलेंस शीट में सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगी और सेम कैपिटल से वो ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मूव है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। संदीप जी, बजट में जहां एक और सीपीएसईज के लिए ट्रेड्स एक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, तो वहीं जेम को भी ट्रेड से लिंक कर दिया गया है। आप उन एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं? ट्रेड्स को सीपीएसईज के लिए पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेशन हो जाए, तो उससे जो ट्रेड्स का दायरा है, उसके दायरे के अंदर जो आज एमएसएमईज पीएसयू सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को सप्लाई करते हैं, उनका वो इस दायरे में बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आज अगर ट्रेड्स अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख एमएसएमईज को हेल्प करता है, यही ट्रेड्स इस अनाउंसमेंट से 8 से 10 लाख एमएसएमई की कवरेज कर रहा होगा। संदीप जी, आपके प्लेटफॉर्म पर एनुअल थ्रूपुट 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप एमएसएमईज को ट्रेड्स की प्रक्रिया के बारे में बता सकें, साथ ही कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में भी कितनी राहत मिलती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन एमएसएमईज तक मैक्सिमम पहुंच सके कि वो कैसे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं आज। तो ट्रेड्स पे जो एमएसएमई अपने कस्टमर के लिए इनवॉइस रेज करता है, वो इनवॉइस ट्रेड्स पे डाल देता है और उसका कस्टमर भी ट्रेड्स पे आके उस इनवॉइस को अप्रूव करने के बाद बैंक्स 75 बैंक्स एंड एनबीएफसी ट्रेड्स पे हैं। इंडिया में जितना बैंकिंग सब्सटैंशियल बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब
ट्रेड्स पे हैं वो आके इस इनवॉइस को डिस्काउंट कर देते हैं। ये ना बोरोइंग है एसएमई के लिए ना उसके कस्टमर के लिए, ये उसका रिसीवेबल सेल हो जाता है टू द बैंक और बैंक इमीडिएट पेमेंट दे देता है और ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है जो एसएमई को अपने आप लेने जाने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 6% पर एनम से 12-13% पर एनम तक जाता है। इस फायदे से जो एसएमई की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल बोरोइंग या अदर देन वर्किंग कैपिटल जब वो बोरो कर रहा होता है तो वो उसकी कॉस्ट 12-15-18% तक जा रही होती है। क्या यह कहना सही होगा कि पूरी प्रक्रिया बायर के क्रेडिट एनालिसिस के आधार पर चलती है? हम एसएमई का कुछ भी क्रेडिट एनालिसिस नहीं करते हैं, हम उसके कस्टमर का क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। ये रिस्क उसके कस्टमर के ऊपर लिया जाता है, तो कोई भी कोलैटरल, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी हम एमएसएमई से नहीं लेते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। उसने बिल रेज किया 1 लाख का या 1 करोड़ का या 10 करोड़ का, ये अगर उसका कस्टमर क्रेडिट वर्दी है तो उसको ये पेमेंट इमीडिएटली मिल जाती है एट अ वेरी कंपेटिटिव रेट, जो मैंने अभी समझाया। संदीप जी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेमेंट में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी इश्यूज हैं। क्या आगे चलते हुए एमएसएमईज राहत की उम्मीद करें? तो जो अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने करी हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, मैं साल की भी बात नहीं कर रहा, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स को ये फील होने लगेगा कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पीएसयूज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी पेमेंट बिफोर टाइम आ रही है। हम जो मोटिव फॉलो करते हैं, टुमारोज मनी टुडे, तो उनको पैसा बिफोर टाइम मिल रहा है, जो आज की डेट में उनके लिए एक चैलेंज है कि उनको पेमेंट कलेक्शन के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है और वेट करनी पड़ती है। वो चैलेंज खत्म हो जाना चाहिए। संदीप जी, इंडस्ट्री ने डीम्ड एक्सेप्टेंस की बात रखी है, इस पर आपका क्या नजरिया है? अगर वो डीम्ड एक्सेप्टेंस में जाता है तो एक तो जब उस इनवॉइस की ड्यू डेट आएगी, जो कि 45 दिन बाद भी हो सकती है, 60 दिन बाद भी हो सकती है, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस में उसमें डिस्प्यूट आने के चांसेस होते हैं। बिकॉज हम कंफर्म्ड एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो देयरफॉर 45 से 60 दिन बाद जब इनवॉइस ड्यू हो रहा होता है तो उसका बायर कॉर्पोरेट उसको डिस्प्यूट नहीं करता है और पेमेंट कर देता है। अगर आप आज देखें तो हमारे M1 एक्सचेंज पे 7 साल में सिर्फ 35 करोड़ का डिस्प्यूट उठा है आउट ऑफ टोटल 2,75,000 करोड़ की जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग हुई है। वो इसी वजह से हुई है क्योंकि वो इनवॉइसेस में कोई डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं थी, कंफर्म्ड एक्सेप्टेंस थी। ट्रेड्स की सेकेंड विंडो पर आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जो कॉन्वर्सेशन चल रही है कि क्या हम ट्रेड सेकेंड विंडो सेटअप कर सकते हैं। वो सेकेंड विंडो जिसमें डीम्ड एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा, जहां पे अगर बायर एक्सेप्टेंस देने के लिए कोई इनकन्वीनियंस है बायर को, तो उस केस में ट्रेड सेकेंड विंडो स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन उसमें जो रियलाइजेशन है जो 45 से 60 दिन बाद है, उसका पूरा रिस्क जो है वो फिर एसएमई के ऊपर लिया जाएगा। तो बैंक का आउटलुक फिर एसएमई के ऊपर होगा, ना कि उसके बायर के ऊपर होगा। बैंक ऑल्सो हैज टू फील कॉन्फिडेंट कि उनका पैसा टाइम पर आ जाएगा, उनको कोई डिस्प्यूट में नहीं घुसना पड़ेगा टुमारो। संदीप जी, एक तरफ 500 करोड़ टर्नओवर तक की सभी कंपनीज एमएसएमईज हैं, तो वहीं ट्रेड्स पर ऑनबोर्डिंग की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। इसका ग्राउंड पर कैसा असर दिखा है? उससे क्या हुआ कि जो 250 से 500 करोड़ के बीच के बायर थे, उन तक भी ये मैसेज चला गया कि उनको ट्रेड्स पे आना जरूरी है एज बायर, और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, जिसकी वजह से 3x रजिस्ट्रेशंस बढ़ गई। अब जब वो ट्रेड्स पे आए तो उनकी अवेयरनेस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस, वो अवेयरनेस उनको पता लगा कि ट्रेड्स का क्या फायदा है एज अ बायर एंड ऑल्सो एज एन एमएसएमई सेलर। बिकॉज ये जो 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच की जो कंपनीज हैं, ये वो कंपनीज हैं जो एमएसएमई भी हैं, जो बायर भी बन जाएंगी और जो सेलर भी हैं। सो देयरफॉर उनको तो डबल बेनिफिट मिल सकता है ट्रेड्स पे। क्या मतलब हुआ कि वो अपने रिसीवेबल डालेंगी ट्रेड्स पे, जो पहले भी डालती थी,
एज अ सेलर, एज एन एमएसएमई सेलर, और उनके जो भी कस्टमर हैं उनसे वो पेमेंट टाइम पे रियलाइज करा पाएंगे। सेकंड, जब वो बायर बने तो फिर उनके लिए लिमिट सैंक्शन हुई ट्रेड्स पे, और उन्होंने उस लिमिट को यूज किया अपनी परचेजेस के लिए फ्रॉम अदर सप्लायर्स। तो एज अ रिजल्ट उनकी तो वर्किंग कैपिटल नीड बाय साइड की और सेल साइड की दोनों ट्रेड्स पे कवर होनी शुरू हो गई। ट्रेड एग्रीमेंट्स जहां उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सिस्टम के जरिए एमएसएमईज को सपोर्ट मिल सकता है। इस पर क्या लेटेस्ट है? एक है ट्रेड्स का इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म है ITFS, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सिस्टम, उसका नाम हमने रखा है M1 नेक्स्ट, जो ऑनलाइन सिस्टम है। वैसे वो सेटअप गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया है, बट जैसे ट्रेड्स ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, तो वैसे ही M1 नेक्स्ट भी डिजिटल सिस्टम है। तो SME जब एक्सपोर्ट करेगा तो वो अपनी इनवॉइसेस इस सिस्टम पे डालेगा, और उसके कस्टमर जो इंडिया के बाहर होगा उसके ऊपर रिस्क लेके उस इनवॉइस की डिस्काउंटिंग बैंक करेगा और उनको पेमेंट मिल जाएगी फॉरेन करेंसी में। तो और उसकी जो पैसा होगा, उनके जो भी वर्किंग कैपिटल अकाउंट होगा इंडिया में, उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उनके कस्टमर से जब पेमेंट आएगी वो पेमेंट बैंक को चली जाएगी। अब जब वो ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं, और उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो उस वर्किंग कैपिटल को वो ट्रेड्स पे, जो अभी हम M1 एक्सचेंज नॉर्मल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म की, उस पे वो आए, अपने लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट बनवाएं ट्रेड्स पे आके अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर, और उस वर्किंग कैपिटल को वो यूज कर सकते हैं अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, उसको प्रोसेस करें और फिर एक्सपोर्ट करें। चलते हुए संदीप जी, आप एसएमई ग्रोथ फंड पर राय दे सकें, इस स्पेस के लिए इसके क्या मायने होंगे? तो इससे रिस्क कैपिटल हमारी कंट्री में डिप्लॉय होएगी। ये रिस्क कैपिटल बहुत एसेंशियल है इनोवेशन के लिए, ग्रोथ के लिए एसएमई की, ताकि एसएमई फियर से फ्री होके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके इस रिस्क कैपिटल से, उन लिमिटेशन से उसको फ्री कर देगा। तो इनफैक्ट M1 एक्सचेंज भी जब हमने सेटअप करी थी 2017 में, तो हमने ऐसे ही एक फंड से इन्वेस्टमेंट लेके स्टार्ट किया था। संदीप जी, यानी आपकी शुरुआत भी ऐसे ही रूट से हुई थी। उम्मीद करेंगे